everyone, this is Dr. Jyoti Acharya from Business Administration Department. Today we will discuss about Memorandum of Association, contents of Memorandum of Association, पार्षद सीमा नियम या सीमा नियम की विषय वस्तु। पिछले लेक्चर में हम सीमा नियम के महत्व के बारे में पढ़ा था, ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में अध्ययन किया था। और आज का हमारा टॉपिक है विषय वस्तु। विषय वस्तु को 7 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे हम। पहला भाग जो हमारा है वो है कंपनी का नामखंड या नेम ऑफ द कंपनी या नेम क्लोज। नेम क्लोज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो कंपनी का नाम का रजिस्ट्रेशन करवाने की पूरी एक प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस किस तरह से चलता है? जो भी नाम रखना है या आरक्षित करवाना हो, वो रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीयन करवाने के लिए या समामेलन के लिए जो नाम आरक्षण करवाना है वो नाम का आरक्षण करवाया जाएगा। वो नाम का आरक्षण कैसे करवाया जाएगा? कंपनी का जो पंजीकृत रजिस्ट्रार कार्यालय है वहां पर आवेदन किया जाएगा और अपने नाम का, अपनी कंपनी के नाम का आरक्षण करवाया जाएगा। जब आरक्षण करवाया जाता है तो वो 60 दिन तक उस नाम का जो है वो वैध रहेगा। 60 दिन के बाद में अगर पंजीयन नहीं होता है, किसी समावेलन नहीं होता है किसी भी कंपनी का, तो वो उसकी वैलिडिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी के नाम में जो प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ओपीसी या एक व्यक्ति कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको भी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करना होगा। और क्योंकि पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, इसलिए उसको लिमिटेड शब्द का उपयोग करना होगा अपने नाम के आगे। नाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा नाम नहीं हो जो कोई दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता हुआ या फिर सार्वजनिक या सरकार से संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा कोई नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जिसे प्रतिबंधित किया गया हो कुछ शब्दों को केंद्र सरकार या किसी भी नियम के द्वारा ऐसे नाम का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा था नामखंड। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा पॉइंट हमारा आता है पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जैसे नाम से ही पता चलता है कि पंजीकृत कार्यालय जो होगा, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय क्या होगा। इस क्लॉज में वो सारा विवरण लिखा हुआ होगा। और पहली बात ध्यान रखने वाली बात है कि उस राज्य का नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए जिस राज्य में उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। तो पंजीकृत कार्यालय वो होगा, हर कंपनी के लिए एक पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है। और पंजीकृत कार्यालय के लिए जो है कंपनी अपने समामेलन के 15वें दिन से ही एक पंजीकृत कार्यालय होता है, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होता है। और कार्यालय कंपनी को भेजे गए सभी प्रकार के संदेशों एवं नोटिस को प्राप्त करने तथा उनकी प्राप्ति की रसीद देने में सक्षम माना जाता है। प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन के 30 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर रही है। और वो प्रमाणन किस प्रकार से होगा, उसका जो है एड्रेस का प्रूफ या रसीद या जो भी मकान जो ऑफिस का किराया लगता है उस किराए की रसीद और पते के साथ में उसको दिया जाना जरूरी होगा। उसके बाद में जब पंजीकृत कार्यालय पूरा प्रमाणन प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उस पंजीकृत कार्यालय को कंपनी के जो लेटरहेड होता है या कंपनी का जो भी नाम लिखा जाता है उसमें नीचे उस पंजीकृत कार्यालय का जो है पता जो है छपवाना अनिवार्य होगा। कंपनी अपने नाम को स्पष्ट शब्दों में अपनी सील पर भी लिखवाएगी। कंपनी का जो नाम होगा स्पष्ट शब्दों में सील के ऊपर भी उस पर लिखवाना अनिवार्य होगा। और जो भी हुंडियां, विनिमय पत्र वगैरह जो भी होंगे उस पर भी उस पंजीकृत कार्यालय को लिखना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्लोज हमारा कंपनी के उद्देश्य खंड या ऑब्जेक्टिव क्लोज आता है। ऑब्जेक्टिव क्लोज में वो सभी उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाएगा जो कंपनी को के उद्देश्य होंगे। और उद्देश्यों को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो अवैधानिक या अनैतिक नहीं होने चाहिए, कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, सामान्य राज्य नियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, लोक नीति तथा सार्वजनिक हित में के विरुद्ध भी नहीं होने चाहिए। उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। कंपनी के जो है इस उद्देश्य और अधिकार अलग होते हैं, लेकिन उसमें अधिकार का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए कंपनी के उद्देश्यों में। और कंपनी के जब उद्देश्य का उल्लेख किया जाएगा तो उसमें कानूनी भाषा का लिखा होना अनिवार्य है। और कंपनी के उद्देश्य खंड में पूर्ण एवं विस्तृत उद्देश्य लिखे जाएंगे। सकारात्मक तथा
नकारात्मक रूपों में भी ये लिखे जा सकते हैं, दोनों ही रूपों में लिखे जा सकते हैं। यह होता है कंपनी के उद्देश्य खंड। और कंपनी के उद्देश्यों में जो है उद्देश्य खंड का महत्व क्यों है, किस प्रकार से है, तो कंपनी के उद्देश्यों का एक तो निर्धारण सभी को द्वितीय पक्ष का या तृतीय पक्ष का जो भी कंपनी से संबंध रखते हैं उनको पता होता है कि कंपनी के जो है उद्देश्य वो किस प्रकार से है, उसके कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किस प्रकार का है और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी कोई भी काम करेगी। तो ये तीसरा खंड या उद्देश्य खंड बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट क्लॉज जो आता है सदस्यों के दायित्व या दायित्व खंड, लायबिलिटी क्लॉज या लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये कंपनी का चौथा जो खंड है या क्लॉज है वो दायित्व खंड के नाम से जाना जाता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित होगा। अतः ऐसी कंपनी के जो दायित्व होते हैं उनके द्वारा धारित अंशों की जो अदत्त राशि होती है तब तक के लिए ही होता है। जैसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जो होती है उनका दायित्व जितनी गारंटी दी गई है, सदस्यों द्वारा जो गारंटी दी गई है उस राशि तक ही सीमित होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम जो होते हैं उसमें दायित्व खंड में सदस्यों की गारंटी की राशि चुकाने की प्रतिज्ञा के साथ साथ उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि के भुगतान के दायित्व का भी उल्लेख किया जाएगा। और उसके बाद में असीमित कंपनी के सीमा नियम के दायित्व खंड में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। ऐसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व को कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होती है। इस प्रकार कंपनी के सदस्यों के दायित्व खंड के ये मुख्य बिंदु हैं। इसमें तीन हमने खंड जो है इसमें तीन प्रमुख जो कंपनियां हैं उसको सम्मिलित किया है। जैसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए, पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम और असीमित कंपनी के सीमा नियम। यह हमारा सदस्यों का दायित्व खंड खत्म होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपनी की पूंजी या पूंजी खंड जो है कैपिटल क्लोज के नाम से जाना जाता है। सीमा नियम के इस 5वें खंड को पूंजी खंड कहते हैं और इस खंड में कंपनी का पूंजी की उस राशि का कंपनी की जो है कंपनी की पूंजी की उस राशि का उल्लेख किया जाता है जिससे उस कंपनी की को पंजीकृत कराया जाएगा। इस खंड में पूंजी को एक निश्चित राशि के अंशों में विभाजित करके भी लिखा जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस कंपनी बिना पूंजी वाली कंपनी होती है, जिसकी अंश पूंजी नहीं होती है, उस कंपनी को सीमा नियम में जो है पूंजी खंड का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्लॉज जो हमारा आता है वो अभिदाता खंड या सब्सक्राइबर क्लॉज के नाम से जाना जाता है। पूंजी के सीमा नियम के जो इस क्लॉज में है, छठा क्लॉज है, ये छठा खंड जो है वो कहलाता है। इस क्लॉज में अभिदाताओं के जो सीमा नियम पर कुछ अभिदाता हस्ताक्षर करेंगे। उसमें सार्वजनिक कंपनी के जो अभिदाता होंगे वो 7 अभिदाता हस्ताक्षर करेंगे और निजी कंपनी में कम से कम जो है 2 अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे इस सीमा नियम पर। और 1% कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम एक अभिदाता के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि विशेष रूप से जो सीमा नियम कोई भी अभिदाता सीमा नियम समामेलन के पश्चात जो होता है या सीमा नियम का समामेलन हो जाता है तो समामेलन के पश्चात कोई भी अभिदाता नाम वापस नहीं ले सकते हैं। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले जो अभिदाता होते हैं उस सीमा नियम में उनके नाम, पते, राष्ट्रीयता या उनका जो है जाति और पता, इन सभी का व्यवसाय, इन सभी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी जो है वो निगम निकाय है तो उस निगम निकाय को केंद्र सरकार द्वारा जो भी उसमें विवरण निर्धारित विवरण होता है उसको देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक अभिदाता जो होता है उनके हस्ताक्षर का प्रमाणन किसी साक्षी से करवाना होता है और साक्षी अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पता, व्यवसाय, राष्ट्रीयता और पहचान पत्र का जो विवरण है वो आदि का भी उसमें उल्लेख करता है। ये
कंपनी के सीमा नियम का लास्ट जो क्लॉज है वो है नामांकन खंड या नॉमिनेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। इसमें नॉमिनेशन क्लॉज में केवल एक व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम के नामांकन खंड में होता है और इस खंड में कंपनी के उस नामांकित उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा। ऐसा नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही लिखा जाता है। यह जो एक पूरे एक विवरण के रूप में लिखा जाएगा जिसमें जिसका भी नाम है वो लिखा जाएगा, जो उसका किसका पुत्र है, निवासी कहाँ का है, इस तरह से पूरे एक परफॉर्मा के रूप में लिखा जाता है। पूरा एक विवरण होता है वो नामांकन खंड में लिखा जाएगा, नामांकन खंड के नाम से जाना जाता है। कुल कहने का मतलब ये है कि नॉमिनी कौन होगा, जो भी सदस्य होगा उसका एक नॉमिनी का विवरण अवश्य ही उस नामांकन खंड में लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने पार्षद सीमा नियम के सभी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था कंपनी का नाम खंड जिसमें कंपनी का नाम का विवरण दिया जाएगा। दूसरा पंजीकृत कार्यालय खंड जिसमें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का विवरण दिया जाएगा। उसके बाद में कंपनी का उद्देश्य खंड या ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें कंपनी के उद्देश्य स्पष्ट और लिखित शब्दों में लिखे हुए होने चाहिए। सदस्यों का दायित्व खंड, इसमें सभी सदस्यों के दायित्वों के बारे में, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में पूंजी वाली गारंटी द्वारा कैसे सीमित कंपनी की दशा में इन सभी कंपनियों के बारे में कितना दायित्व होगा वो लिखा जाएगा। कंपनी की पूंजी क्लोज जो होगा उसमें कैपिटल का विवरण लिखा जाएगा। अभिदाता खंड में कितने सब्सक्राइबर होंगे, वैसे तो सार्वजनिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2 अनिवार्य है और ओपीसी में 1 सब्सक्राइबर है, उसके हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट है नामांकन खंड। इस तरह हमने आज का ये पूरे 7 खंडों के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।